बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने सानिया नौमे के 8 मुकदमात में तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को बेल ग्रांट की है और तहरीक इंसाफ से एक बड़ी खबर, एक बड़ा रिलीफ करार दे रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस बड़े रिलीफ से क्या तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन रिहा हो पाएंगे या नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या बेल मिलने का मतलब ये है कि वो ऑल ऑफ सडन जो है बाहर आ जाएंगे और तहरीक इंसाफ की जो बाकी खुशियाँ हैं वो पूरी हो जाएंगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। हमने मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन से भी बात की, उन्होंने यही कहा कि अभी तो काफ़ी मुकदमात बाकी हैं, आहिस्ता आहिस्ता अगर कोई बेल मिलती है तो फिर भी काफ़ी महीने लग सकते हैं। इस पर बात करेंगे। फिर हम बात करने जा रहे हैं कि वाशिंगटन टाइम्स ने जो है वो आज एक बड़ा मजमून उसका सामने आया है कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब के मुतल्लिक उसने मजमून लिखा है, बड़ी तारीफ़ की है कि जिस मजबूत फैसले के साथ, जिस बहादुरी के साथ उन्होंने जंग लड़ी और जिस तरह अमेरिका के साथ तल्लुकात इस्तवार किए, पाकिस्तान की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है और पाकिस्तान के बिहाफ पे, पाकिस्तानी हुकूमत के बिहाफ पे जो उन्होंने किरदार अदा किया वो एक मिसाली था और दुनिया पाकिस्तान को अब मुख्तलिफ अंदाज से देख रही है, अहमियत दे रही है। इस पर बात होगी। और फिर आज DG ICPR ने जो है बड़ा वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में ये कहा है कि कोई मसालियत की बात नहीं हुई और ना ही फील्ड मार्शल ने किसी जर्नलिस्ट को कोई इंटरव्यू दिया है। ये एक मन घड़त स्टोरी थी जिसे जो है वो शाया किया गया, नशर किया गया और एक मार्केट में चीज़ फेंकी गई कि शायद कोई मसालियत की बात हो रही है या कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन उन्होंने ये डिनाई किया कि किसी भी किस्म का ना तो कोई इंटरव्यू दिया गया है और ना ही कोई ऐसी बात हुई। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब ने, उनसे बात करने जा रहे हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, हालात आपके सामने है। सर, बेल भी हो गई तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की और ये कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि बहुत जल्द जो है वो बाहर आएंगे, रिहा हो जाएंगे। जी, सबक ये है कि हम सबको अदलिया के बारे में बात करते हुए एहतियात करनी चाहिए। सब जमातें जो हैं जब उनके हक में फैसले आते हैं तो हम शादियाने बजाते हैं, जब हमारे खिलाफ फैसले आते हैं तो हम कह देते हैं कि अदलिया तो जो है वो किसी अंगूठे के नीचे है। अब अगर आज का फैसला जो है वो किसी अंगूठे के नीचे वाली अदलिया ने दिया है, नहीं दिया, तो लिहाजा और ये कहना कि जी आज की अदलिया तो खराब थी और वो अदलिया जो हमजा शहबाज को 22 महीने पेशी नहीं देती थी जमानत की, वो बहुत अच्छी अदलिया थी या वो खराब थी, आज की अच्छी अदलिया है। तो लिहाजा सबक यही है कि कानूनी मामलात को कानून से ही डील करना चाहिए। और आज जो उनको रिलीफ मिला है, मेरी तवक्को ये है कि शहबाज शरीफ साहब और पूरा उनका कानून का महकमा है वो इस सारे केस को असर नौ देखेंगे, क्योंकि जुर्म तो बहुत बड़ा हुआ जावेद बलोच साहब। और जुर्म ये था कि एक सियासी जमात ने मुतशद्दुद हमला किया रियासत के ऊपर, एक तजवीराती सोच के साथ पूरे मुल्क में, यानी रेडियो पाकिस्तान पेशावर भी जलाया, जिना हाउस लाहौर भी जलाया, कराची में भी जो मुख्तलिफ बिल्डिंग्स थी वो नजर आतिश की। तो पूरे मुल्क में उन्होंने एक तो नजर आतिश किया, बिल्डिंग्स को हमलावर हुए, तोड़ फोड़ की। दूसरा ये है कि ये किसी एक जमात का इशू नहीं है कि मैं कहूँ जी मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा मुश्किल मरहला है। जब हमारे शहीदों की यादगारों की बेहरमती हुई है तो हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ी तशवीश की बात है। तो लिहाजा ये अब आज के जो फैसले हैं और उनके जो तफसीलात हैं वो हुकूमत के सामने चैलेंज है कि वो इस केस को दोबारा संजीदगी से देखें, उसकी एविडेंस जो है अगर उसमें कोई सुकम है ये कहा जा रहा है, खुर्रम साहब ये कहा जा रहा है कि ये जो बेल हुई है ये एक इशारा है कि खान साहब बड़ी जल्दी बाहर आ जाएंगे। जी, तो फिर हम ये समझ लेना जी कि या तो फिर हम सब इस पे मुत्तफिक हो जाएं बलोच साहब के ये सारे अदालतों के फैसले इशारे होते हैं और उसमें कानून नहीं होता और ये बिल्कुल ही जो है वो एक सियासी जो है मामला होता है कि जहां हुकूमत की मर्जी है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो लिहाजा उनको जो खुशफहमी है वो अपनी जगह बड़ी अच्छी बात है, वो सियासी जमात है, उन्होंने अपने जो कारकुनान है उनको खुश रखने के लिए इस तरह के खुशकुन जो नारे हैं वो लगाने हैं। लेकिन खान साहब के ऊपर आपको मालूम है कि जो 60 अरब रुपए की उन्होंने अवाम के अमानत में खयानत की है उसकी में उनको 14 साल सजा हुई है। तोशाखाना में भी वो इस वक्त जेर हिरासत है उस केस पे, तोशाखाना 2 में। और ये 9 मई वाला केस जो है ये बड़ा संजीदा केस है और इसको
आज का जो फैसले हैं वो एक वेकअप कॉल होनी चाहिए हुकूमत के लिए कि वो बहुत संजीदगी से इस केस को लड़ें। उसके साथ ही एक ये भी बड़ी अहम बात है कि जो पाकिस्तानी शहरी आज ज़ेर हिरासत हैं और उनके ऊपर कोई सबूत और शवाहिद नहीं है, उनको भी फौरी तौर पर रिहा होना चाहिए। ठीक है खुर्रम साहब, आज DGISPR ने भी बड़ा वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में ये कहा है कि जो मुसल्लत की खबरें सुहेल वड़ैच की तरफ से आ रही थी कि कुछ शायद उनकी बात हुई है फील्ड मार्शल से, उनको कोई इंटरव्यू दिया गया या उनसे कोई बातचीत की गई है, तो आज उन्होंने जो है इसकी तरदीद भी की। तो क्या अगर हम सोशल मीडिया देखें तो लगता है कि जो है वो PTI बड़ी कामयाब जा रही है, खान साहब बड़ी जल्दी बाहर आ जाएंगे, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो कुछ और नजर आता है सर। जी, तो ग्राउंड रियलिटी पर ही जाना है। पाकिस्तान ने बहुत मुश्किलों से बड़ी कुर्बानियां, आज भी हमारे फौजी अफसरान और सिक्योरिटी एहलकार कुर्बानियां दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में बहुत मुश्किल से ये मालियाती, मुआशी और सियासी इस्तेहकाम हासिल किया है। और ये 21वीं सदी के सोशल मीडिया में मुकम्मल तौर पर झूठी खबरें, आपको मालूम है मकूला पुराना है लेकिन अब ज्यादा सही हो गया है कि जितनी देर में सच जो है अपने तस्मे बांधता है, झूठ दुनिया के दो चक्कर लगा। तो लिहाजा यहाँ यही हुकूमत के सामने ये चैलेंज है। इंफॉर्मेशन चैलेंज भी उतना ही बड़ा है मेरे ख्याल में। जो इस वक्त अपोजिशन की तरफ से जो चैलेंज है वो पाकिस्तान की गलियों में और सड़कों पर नहीं है, वो इंफॉर्मेशन का चैलेंज है, जिससे हुकूमत ने एक नए वलवले से और नए जज्बे से पूरा करना है ताकि इस किस्म की जो गलत खबरें हैं वो ना फैलें। क्योंकि एक सियासी जमात जो PTI है उनके हक में है कि जितना वो झूठ फैलाएंगे उतना उनको फायदा होगा, जबकि हुकूमत का मफाद ये है कि पाकिस्तान के अवाम को सच बताया जाए। बात सच बड़े तल्ख हैं, बात जो है वो बेहतर है। तो हर चीज जो है, मतलब अगर पाकिस्तान की कल की खबर है कि मूडीज ने पाकिस्तान के बैंक्स की रेटिंग बेहतर की है दुनिया में, ठीक है जी। तो लिहाजा जो अच्छी खबरें हैं वो भी सामने आएंगी। जो तल्ख खबरें हैं कि मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के सामने अयां हुई है कि पंजाब हुकूमत कितनी एफिशिएंट है और सिंध हुकूमत कितनी एफिशिएंट है, और PTI की जो खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से हुकूमत है वो कितनी एफिशिएंट है अपने शहरियों की जान और माल को बचाने में और उनकी मदद करने में। तो ये सारी चीजें खुलकर सामने आ रही है, तो इसको पूरी तरह एक्सपोज करना चाहिए। सर, बड़ा अलमिया नहीं है कि एक बिफोर टाइम आपने अलर्ट किया सूबाई हुकूमतों को, चाहे वो सिंध है, कराची है, चाहे KP है, चाहे GB है, और इसके बावजूद जो है वो इतनी तबाही हो गई, इतने लोग जो है वो उनकी वफात हो गई और इतने इमलाक तबाह हो गई। जी, ये हुकूमत का तो चैलेंज है ही, सूबाई हुकूमतों का चैलेंज। जैसा मैंने कहा, तीनों सूबाई हुकूमतें अयां हो गई हैं कि उनकी कितनी कारकर्दगी है, किसकी बेहतर है, किसकी कम बेहतर है। लेकिन ये हम सबके लिए चैलेंज है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, अब ये इतनी बड़ी हकीकत बन गई है कि मौसम जो है वो अब मुख्तसर दौरानिये के और शदीद तर होंगे जहां भी होंगे, और इसी तरह उनकी जो ड्यूरेशन है वो भी चेंज हो रही है। तो अब हम इसको सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इस्लामाबाद या कराची, लाहौर में बैठे कुछ पढ़े लिखे लोग जो हैं वो जो माहौलियात की बात करते हैं, पता नहीं क्या बात करते हैं। अब तो हमारी आंखों के सामने जाने जा रही हैं, इमलाक जा रही हैं, लोगों की हलाकतें हो रही हैं। तो इस पे इशू ये होता है कि चंद साल ऐसा फ्लड नहीं आता तो हम सब आराम करना शुरू कर देते हैं कि जी मामला ठीक हो गया, और फिर 4-5 साल बाद बसंत, पिछला जो आई थिंक इस लेवल का जो फ्लड था वो 2014 में, इससे पहले आया था जो, और फिर उससे पहले 2010 में, और वो 2022 वाला तो एक फर्क किस्म का फ्लड था, जो बारिश यानी पहाड़ों से नहीं आया था, वो जमीन पर आया था सिंध में। तो लिहाजा हमें इस सब चीजों को, हुकूमत को अब अगर हुकूमतें इस मामले में संजीदा है, और ये भी सूबाई हुकूमतों का और बाकी हुकूमत का इम्तिहान है कि वो आने वाले फ्लड्स के लिए ऐसी मनसूबाबंदी करते हैं जिसमें हो सकता है कि 5 साल वो फ्लड वाला जो पूरी तैयारी है उसमें कोई इस्तेमाल ना हो, लेकिन जब 6वां साल आएगा और सख्त शदीद बारिश होगी तो फिर हम अगर उस वक्त की जो की हुई तैयारी है वो हम सबके काम आएगी। तो ये कौम को भी अब समझना है कि वो जो हमारे खाली पानी की गुजरगाहें हैं, ये कब्जा करने की जगह नहीं है, ये घर बनाने की जगह नहीं है, ये डेरे बनाने की जगह नहीं है, ये फसलें उगाने की जगह नहीं है।
ये पानी की कुदरती गुजरगाहें हैं जिन्हें खाली रखना है। आबी गुजरगाहें हैं जहां से हमें उनको खाली छोड़ना है ताकि जब इस किस्म का आए फिर हमारे भाई और बहनों की जाने और इमलाक जाया ना। ठीक है खुर्रम साहब, एक और चीज़ जो सामने आ रही है सर वो है 27वीं आईनी तरमीम जो है वो 26वीं के बाद अब 27वीं आईनी तरमीम की बातगश्त जो है वो मार्केट में बड़ी उस पर बात हो रही है। तो आपके इल्म में है कोई ऐसी चीज़ कोई आ रही है क्या गवर्नमेंट करना चाह रही है? यू आर आल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सर। जी वो मार्केट की जो चीजें हैं वो मार्केट में आपको पता है अखबार में पकोड़े भी बिक रहे हैं क्या हम उस पर यकीन कर लें? ऐसी कोई तजवीज इस वक्त जो है वो सामने नहीं है। और अब क्योंकि हुकूमत को अब अल्हम्दुलिल्लाह जो असल इशू ये है कि जो पार्लियामान है उसमें अब एक वाज़ेह बर्तरी हासिल अक्सरियत हासिल है, तो लिहाजा कोई ऐसा इशू सामने नहीं है। मैं तो अगर मुझसे पूछा जाएगा तो कानून साजी होनी चाहिए, जैसे 9 मई वाला वाकया है तो दूसरी ममालिक में अंग्रेजी में कहते हैं आर्म्ड इंसरेक्शन, उसका कानून बनना चाहिए। लेकिन इस वक्त तो हमें कोई ऐसी चीज सामने नहीं है जिस पर हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है। और 18वीं तरमीम के बारे में क्या कहेंगे सर? जी 18वीं तरमीम पे अभी तक तो मुकम्मल इत्तफाक है कि उसको तब्दील नहीं किया जाएगा। देखिए 18वीं तरमीम में ये नहीं लिखा हुआ कि सूबों का कितना हिस्सा होगा और वफाक का, उसमें सिर्फ ये लिखा गया है कि सूबों का हिस्सा कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो लिहाजा वो जो एनएफसी और उसी आइन में ये भी लिखा है कि हर 5 साल के बाद नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड जो है वो रिव्यू होगा। तो लिहाजा वक्त के साथ साथ उसका जो रिव्यू, अगर उसको जो सूबों का हिस्सा है उसको जिस तरह आइन कह रहा है कि कम नहीं किया जा सकता, उसको मेंटेन रखते हुए नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड तो रिव्यू हो सकता है। वो बिल्कुल आई एन कानूनी जो है, बल्कि हुकूमतों पर तो फर्ज है कि वो ये काम करे। लेकिन सर डिमांड तो आ रही है ना कि एनएफसी अवार्ड को रिव्यू किया जाए सर। देखिए जो असल मेरी नजर में, मैं आपको अपनी जाती राय दे सकता हूं कि इसको रिव्यू करना है कि गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर और जो साबिक कबायली इलाके हैं जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा, देखिए उनका का सारा बोझ जो है वो तमाम सब्सिडीज, चाहे वो आटे की सब्सिडी है, बिजली की सब्सिडी है, वो सब वफाक पर है। अब वो चूंकि पाकिस्तान के फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, चाहे हम उनको बाकायदा हिस्सा नहीं बनाया हुआ प्रोविंस, लेकिन उनको भी उसी हिस्से में से जो प्रोविंस का हिस्सा है उसमें से हिस्सा मिलना चाहिए, ताकि उनके भी जो रहने वाले हैं उनके जो आईनी हकूक हैं उन तक उसी तरह पहुंचे जिस तरह बाकी पाकिस्तानियों के हैं। इससे जो है अगर ये अमल किया जाएगा तो वफाक के ऊपर बोझ घटेगा। इसी तरह सूबों को शेयर करना होगा, और ये अगेन उसका आइन तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं है कि जो लायबिलिटीज है फेडरल गवर्नमेंट की उसमें जो प्रोविंस का शेयर है उसको भी दोबारा से देखना होगा कि ताकि प्रोविंसेस भी उस कर्जे का बोझ उठाएं जो इस वक्त तमाम का तमाम फेडरल गवर्नमेंट पर है। तो ये उस आइन को तब्दील किए बगैर एक बेहतर जो जिम्मेदारियों का तयन है वो एनएफसी अवार्ड के जरिए किया जा सकता है। बिल्कुल एनएफसी को रिव्यू किया जा सकता है। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मुझे यहाँ पे लेनी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बैरिस्टर तैमूर साहब ने ज्वाइन किया है और हम बात करने जा रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की ज़मानतें मंजूर हुई हैं सुप्रीम कोर्ट से सानिया 9 मई में, क्या उनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी और इन ज़मानतों की मंजूरी का मतलब क्या है और आगे क्या लाइम होगा तहरीक इंसाफ का, उसकी बात करते हैं। बैरिस्टर तैमूर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बताइएगा आज बड़ी खबर है तहरीक इंसाफ के लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बल्कि जो 10,000 से ऊपर लोग 9 मई के केसों के अंदर नामजद हैं और उनमें से अगर कईयों की बेल नहीं हुई भी तो उनके लिए भी बहुत एक अहम दिन है, और पाकिस्तान की अदालती निज़ाम के लिए भी एक अहम दिन है, क्योंकि जो एक सवालिया निशान बार बार उठ रहा था उस पे यहाँ पे थोड़ा सी एक स्पेस मिली है कि देखें लाहौर हाई कोर्ट ने, उससे पहले एटीसी की अदालत ने इन 8 केसेस में इमरान खान साहब की बेल रिजेक्ट कर दी, जबकि हजारों लोगों को इन्हीं केसेस में पहले बेल मिल चुकी हुई थी। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मामला आया तो यही बार बार बात थी कि जी सुनवाई होनी चाहिए, ये केस लगना चाहिए, लग ही नहीं रहा था। तो आज सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जब खुद ही सवाल प्रोसिक्यूटर से करने शुरू किए तो सारी सिचुएशन सामने आ गई कि इमरान खान साहब की हद तक तो देखें ना चलान आया है इन 9 मई के केसों में, उनका सिर्फ एक चलान
जिसको GHQ हमला केस कहते हैं, रावलपिंडी में जो अडियाला में चल रहा है, उसकी हद तक आया। और वो भी आपके सामने है कि कई महीने से उसके ऊपर कोई अडियाला जेल के अंदर हेयरिंग नहीं हुई प्रॉपर। जो लाहौर के ये केसेस थे, इनमें आपको पता है, मीडिया ने रिपोर्ट किया है, बहुत सारे लोगों को पिछले महीने के अंदर 3 केसेस में 9 मई के सजाएं भी हुई हैं, बरियत भी हुई है, बहरहाल फैसले हुए हैं जैसे भी हुए हैं। जी जी। तो उनमें खान साहब की हद तक चालान जमा नहीं कराए गए, ना फर्द जुर्म लगाई गई है। तो ये 8 केसेस, जब ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर से पूछे और उसके बाद हमारी तरफ से वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने जब आर्गुमेंट शुरू किए तो बात वहीं पे खत्म हो गई। अब इनके सर जो जमानतें हुई हैं, क्या कहते हैं कि इससे कोई रिहाई तो मुमकिन नहीं हो सकती ना तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की? देखें, लेकिन रिहाई की तरफ कदम तो मजीद बढ़ गया है ना। देखें, इसी सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर एजाज चौधरी को बेल दी 9 मई के केस के अंदर, इसी में से एक लाहौर के केस के अंदर। जाहिर है वो भी बरी नहीं हुए, उनको दूसरे केस के अंदर सजा होगी। जहां तक खान साहब का सवाल है, उनको अलकादिर ट्रस्ट के अंदर जो उनका फैसला है, वो हम 4 महीने से ज्यादा से लगे हुए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दर पर इंतजार कर रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो उसको लिस्ट करें, उसको सुने। जो सस्पेंशन की एप्लीकेशन है, इक्विटल का मामला भी वहाँ पे आगे चले, कानूनी जो टीम है उसकी तैयारी मुकम्मल है। लेकिन देखना यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कब सुनता है। जो ज्यादा बल्क ऑफ द केसेस थे इनके खिलाफ, और यही सिचुएशन रही शाह महमूद कुरैशी साहब और दूसरों के खिलाफ, वो 9 मई से मुंसलिक केसेस हैं जो कि 40 से ऊपर हैं पंजाब के अंदर ही। तो अब अगर उनके अंदर सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल जाए तो एक रास्ता बन जाता है कि फिर बाकी उसी नौयत के केसेस में तो बेल में देर हो सकती है, लेकिन नामुमकिन नहीं रहती। तो बिल्कुल एक पॉजिटिव स्टेप है खान साहब की रिहाई की तरफ। और अब रुकावट जो अगर हम देखें इन सारे केसेस को, अलकादर ट्रस्ट है, GHQ हमला केस है, बाकी जो केसेस हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना अर्सा लग सकता है खान साहब की रिहाई में और ये इन सारे मुकदमात को निपटाने में? देखें, जो जहां तक कन्विक्शन की बात है वो तो सिर्फ अलकादिर केस के अंदर है, और उसमें आज सलमान सफदर साहब ने भी बड़े वाज़े अल्फाज में कहा, जिस तरह आज यहाँ बेल के अंदर 15 मिनट भी आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, इसी तरह सस्पेंशन की सजा की सस्पेंशन की हद तक जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर केस सुन ले तो 15 मिनट ही शायद लगें, या चलें एक आधी हेयरिंग हो जाए, तो इसमें बहुत कोई लंबा टाइम नहीं चाहिए। बाकी तो फिर वो ट्रायल चल सकता है। जहां तक GHQ हमला केस की बात है, या जो और दीगर तोशाखाना केसेस कह लें, या बाकी केसेस जो तमाम हैं, वो तो वैसे ही हैं जैसे मेंबरान पार्लियामेंट के ऊपर, चाहे वो हमारी पार्टी से हों, पहले दूसरी पार्टीज के भी हों, वो बेलों के ऊपर वो साल अपने ट्रायल्स फेस करते रहे हैं। और हमारी क़यादत तो यही कह रही है कि जी हम तहरीक इंसाफ हैं, इंसाफ के ऊपर आज भी यकीन रखते हैं, इसीलिए बार बार अदालतों के सामने जा रहे हैं। मेरे जैसे वकील जो हैं वो रोज पहले अडियाला के अंदर ट्रायल कर रहे थे, तो अब कोटला जेल लाहौर में पिछले इतने महीनों से डे टू डे हियरिंग्स चल रही हैं केसेस की, उसमें लगे हुए हैं। तो हम इंसाफ तो इवेंचुअली अदालतों से ही लेना चाह रहे हैं, और अदालत से ही देखें आज भी इंसाफ आखिरी स्टेज पे जाके सुप्रीम कोर्ट से आखिर मिला है। सो मामलात उसी तरह चलेंगे अगर अदालती निज़ाम अपने तरीके से चले। जो अब अलकादिर ट्रस्ट की केस की जो अपील है, जो सस्पेंशन की दरखास्त है, उसमें जो इतना पहले ही डिले आ चुका है, अगर वो सुन ली जाए तो फिर तो पीछे कुछ रह नहीं जाता। जो लेकिन सर ये भी तो कहा जाता है ना कि आपकी जो प्रोसिक्यूशन टीम है, जो वकला हैं आपके उनकी गलतियां हैं जिसकी वजह से ये जो है वो केसेस इल्तवा का शिकार हैं। बिल्कुल ये गलत बात है जी। मतलब आप देखें कि हमारी गलती या हमारी किसी लीगल टीम की गलती कैसे हो गई, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस केस ही नहीं लगाते तो उसमें वकील की कहाँ गलती है। सुप्रीम कोर्ट की आप ये बेल की बात कर लें, ये भी अगर इतनी लंबी तारीखें ना पड़ती और 2-2, 4-4 दिन की तारीख के बाद अगर ये सुन लेते, जितना मामला आज था टोटल सामने इनके, तो इसमें कितनी देर लगनी थी ये फैसला देने के अंदर। तो बहरहाल मैं, क्योंकि आप कानूनी सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं इस वक्त सियासी जवाब नहीं दूंगा कि क्या वजूहात हैं, बट सारी कौम जानती है कि क्या हो रहा है। अगर कानून और इंसाफ के निज़ाम के मुताबिक मामलात चलें तो रिहाई जो है वो बिल्कुल भी दूर नहीं होनी चाहिए वैसे। लेकिन जो निज़ाम चल रहा है उसमें सारी ये 200 के करीब अगर बेलें
पूरी भी हो चुकी हुई हो तो 2 और केसेस कोई आ सकते हैं। सो वो एक फिर जो अच्छा सारा ध्यान जो है वो बैरिस्टर सब सारा ध्यान जो है वो आपका पीटीआई का भी और सारा जो बुकला का है वो बानी चेयरमैन की तरफ है। जो सानिया 9 मई के बाकी जो मुकदमात हैं उनमें जो कारकुन गिरफ्तार हैं या गिरफ्तार थे या उनके केस चल रहे हैं, उनका केस कौन लड़ रहा है? देखें, ये भी तासुर बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने अच्छा किया ये सवाल पूछ लिया। मैं आज इस्लामाबाद में मौजूद नहीं हूँ, मैं खुद लाहौर में मौजूद हूँ और कई और वकील जो कोट लखपत जेल में जो ट्रायल चल रहा है उसको मीडिया की इतनी अटेंशन नहीं मिलती, लेकिन बिल्कुल उनके अंदर केसेस कर रहे हैं। जो पिछले जो 3 फैसले आए हैं उसमें जितने लोगों को नाहक चाहे सजा हुई है, लेकिन उससे ज्यादा तादाद में लोग बरी हुए हैं, जिसमें ज्यादातर वर्कर्स शामिल हैं। तो लीडरशिप के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब, क्योंकि ज़ाहिर है कराची में थे और उसके बिल्कुल क्लियर शवाहिद दिए गए कोर्ट के अंदर, हर अदालत के अंदर। उनके अलावा बाकी जो लाहौर में मौजूद थे उनके भी चीज़ें दी गई, बहरहाल जो सजाएं आई, लेकिन जो वर्कर्स ज़्यादातर थे उनको रिलीज किया गया है। आपने शायद देखा होगा कि एक केस के अंदर 4 जुवेनाइल के ट्रायल की बात मीडिया में बहुत उठी कि वो कैसे चल रहा है, उन 4 को भी बरियत हुई। इस सब ये लोगों ने, वकला नहीं काम किया है, वकला ने ज्यादातर बगैर फीस के काम किया है, अपनी बाकी प्रैक्टिस को एक तरफ रखकर रात तक अडियाला जेल के अंदर जेल ट्रायल किए हैं। तो मेरे ख्याल में तो, और कानून और इंसाफ के लिए किए हैं, आम लोगों के लिए किए हैं, बाकी तो अल्लाह बेहतर जानता है आगे जाके क्या होगा। ठीक है बैरिस्टर तैमूर मलिक, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे यहाँ पे लेने एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की से मुतल्लिक जो है वाशिंगटन टाइम्स का एक बड़ा अहम मजमून आया है। इससे पहले भी कई आलमी जरीदे फील्ड मार्शल से मुतल्लिक जो उनकी बहादरी है, जो उनके मजबूत फैसले हैं, उससे मुतल्लिक लिख चुके हैं। और ये वाशिंगटन टाइम्स का जो मजमून है उसमें उसने मर्द आहन लिखा है कि उनकी जो बहादरी है, उनके मजबूत फैसले हैं, उस पर बड़ा उन्होंने तारीफ़ की है। हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने, उनसे बात करने जा रहे हैं कि ये जो आलमी जरीदे इतराफ़ कर रहे हैं कितना जो है वो अहम है पाकिस्तान के लिए, खित्ते के लिए, कि खित्ते में किरदार जो है पाकिस्तान का वो किस तरह उभर के सामने आ रहा है। जहां साहब, बहुत शुक्रिया इस वक्त देने का। सर, आपने मजमून पढ़ा होगा वाशिंगटन टाइम्स का, इससे पहले भी कई आलमी जरीदे जो है, आलमी मीडिया फील्ड मार्शल से मुतल्लिक, पाकिस्तानी फौज से मुतल्लिक और जो मार्का हक है उससे मुतल्लिक लिख चुके हैं। क्या कहेंगे सर कि अब पाकिस्तान जो है वो दुनिया पाकिस्तान को किस नज़र से देख रही है, और जो पाकिस्तानी फौज का किरदार नजर आ रहा है खित्ते में, वो सर क्या नजर आ रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट का। देखिए, जो भी मिलिट्री कमांडर होता है, जो उसकी जो पहला प्रोफेशनल उसका जो असेसमेंट होती है उसकी पर्सनैलिटी की और उसके रोल की, वो होती है वॉर, कि वो अपने मुल्क के लिए जंग कैसी लड़ रहा है। जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को चैलेंजेस बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो 4 दिन का ऑपरेशन हुआ बुनियानुल मरसूस और मार्का हक, उसमें जिस तरीके से फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्सेस को, वाइल कीपिंग पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं पाकिस्तान के, जो हमारे लीगल ऑब्जेक्टिव्स हैं, और खास तौर पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उनको परसू करने में जिस तरीके से सिनर्जी के साथ मिलिट्री को यूज किया है, और जितने जल्दी, पहले ही आपकी डिफेंसिव मैनूवर में आपने 20 से 40 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम फोर्सेस ने मिलकर जिस तरीके से एम्बैरस किया, तो उस परफॉर्मेंस की रिकॉग्निशन है नंबर 1 चीज। नंबर 2 ये है कि देखिए, पाकिस्तान की मिलिट्री का एक अहम रोल है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अंदर भी, और पाकिस्तान के जो रिस्पॉन्स है स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जैसे मैं पहले कह रहा था, उसमें एक अहम रोल है। जब भारत ने ये ड्रामा रचाया 26 लोगों की अपने मार के, और ये जो संदूर ऑपरेशन की उन्होंने अपने लोगों के खून की स्याही से जब वो ड्रामा लिखा, तो उस वक्त जो पाकिस्तान का नेशनल रिस्पॉन्स आया इन ऑल डोमेन, वो इतना मैयड और इतना इफेक्टिव था कि वहां से इन्होंने अपना जो अदर देन द मिलिट्री जो हमारा एक इनका किरदार है वो उभर कर सामने आया, एक तहम्मुल के साथ कॉन्फिडेंस निकल रहा था उस रिस्पॉन्स से, स्टेट का भी और ऑफ कोर्स मिलिट्री एज अ इंपॉर्टेंट। फिर जब ऑपरेशन हो जाता है तो वहां पर एक जो नोशन ऑफ विक्ट्री मिलिट्री ने लिखा है अंडर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो नोशन ऑफ विक्ट्री इतना स्ट्रॉन्ग था कि आपको पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल दोनों डोमेन्स में एक लीड मिली टू वर्क विद दी
वर्ल्ड। उसके बाद क्या हुआ कि वो पाकिस्तान जो आप देख रहे हैं, व्हाइट हाउस से पहले इलेक्शन अगर हो रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप जब इलेक्ट होने से पहले, तो पाकिस्तान स्टोरी से मिसिंग है। इलेक्शन हो गए, पाकिस्तान मिसिंग है। पाकिस्तान थोड़ा सा सामने आया जब हमने ISIS और ISIL का जो हमारा इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन चल रहा है अमेरिका के साथ, वो जब हमने फकीरुल्लाह के क्या उनका नाम था, वो जो टेररिस्ट हमने उनके हवाले किया, और उसके बाद जनरल कुरैला की स्टेटमेंट आपने देखी, वो आना शुरू हुई, इस तरह की चीजें होना शुरू। फिर अचानक ही बुनियानुल मरसूस के बाद आप देखते हैं कि लोग पाकिस्तान के नैरेटिव के साथ, दूसरे ममालिक पाकिस्तान की स्टोरी के साथ, पाकिस्तान की रेलेवेंस के साथ, पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ, पाकिस्तान का जो एज ए नेचुरल स्टेबलाइजर इन दिस रीजन का रोल है, उसके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूती मिली है इन ऑपरेशन में अंडर फील्ड मार्शल आसिम और उनके नीचे ये आसिम मुनीर साहब के नीचे जो वो तकवीयत मिली है पाकिस्तान और चाइना की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को। रशिया ने देखा है कि ये मीनिंगफुल कंट्री है, वो पाकिस्तान से जुड़ना चाह रहा है, और सबसे बढ़ के अमेरिका ने तो अपना नैरेटिव ही चेंज किया जी। वो मार्को रूबियो वाइस प्रेसिडेंट, देखे ना, ये जो वाशिंगटन टाइम्स लिख रहा है सर के मजबूत आसाब मजबूत फैसले। अब इसमें जैसे मोहसिन नकवी साहब ने भी एक अपनी स्पीच में ये कहा कि जब उन्होंने इंडिया ने अटैक किया और हमने उनके TRA मार गिराए, और फिर जब हमारे जवाब का जब टाइम आया तो कई मुल्क, दुनिया के कई ममालिक जो है वो पाकिस्तान को रोकते रहे कि नहीं मेहरबानी करें, हमला ना करें, आप जवाब ना दें। तो लेकिन फील्ड मार्शल जो है उस वक्त डटे रहे और हुकूमत डटी रही कि हमने अपना जवाब देना है, अपना बदला लेना है। जावेद साहब एक चीज याद रखिएगा, जो कमांडर्स या मिलिट्री कमांडर्स ये डिफेंस के बाद अपनी पोटेंशियल और डिफेंस और डिफायंस और डिफेंस के बाद अपनी अगर पोटेंशियल ना शो करता तो पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में इररेलेवेंट हो जाता। जी जी ये याद रखिए। और फील्ड मार्शल आसिम कभी भी ये रिस्क ना ले, खत्म हो जाता है उसका सारी चीज, उसकी वो कैरेक्टर, करेज, कॉम्पिटेंस, तीनों चीजें तबाह हो जाती। तो और खड़े रह जाने का मतलब यह है कि वो ही इज अ कमांडर फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान एक्चुअली तो देखिए ना, इंडिविजुअल्स होते हैं, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जी, समझे कि पाकिस्तान, उनका खड़े होने का मतलब है कि पूरा पाकिस्तान खड़ा है। जी हाँ, तो ये नेशनल रिप्रेजेंटेशन है। दीज अपॉइंटमेंट्स आर नॉट ऑर्डिनरी अपॉइंटमेंट्स। जावेद साहब जिस तरीके से हम नादानी में बातचीत करते हैं, डिबेट करते हैं, ये नेशनल सिंबल्स हैं और पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को शो करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर आर रिप्रेजेंटेड by the heads of those departments and those power centers. उनका कैरेक्टर, उनके डिसीजन मेकिंग, इन्होंने चंद ही डिसीजन करने होते हैं ना। एक मिलिट्री कमांडर ने जंग में 1-2 डिसीजन ही मेन करने होते हैं। इसलिए ये तो नहीं बताना होता कि अब आपने कौन सा वेपन चलाना है, आप कौन सा मिसाइल चलाना है, कौन सा क्या। वो कहता है जी रिस्पॉन्ड करना है तो 2 नॉच अप करना है। और फील्ड मार्शल आसिम ने ये अनाउंस किया होता कि जी हम इंशाल्लाह 2 नॉच अप रहेंगे अपने क्विड प्रो को रिस्पांस में, और उसमें वो कायम रहे हैं। एक्चुअली ये पाकिस्तान का रिस्पांस है, इज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। उनकी जो ओहदे भी उनको मिल रहे हैं, अगर मेडल्स भी मिल रहे हैं, तो इसी वजह से वो पाकिस्तान को मिल रहे हैं। तो वाशिंगटन ने देखे ना, अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक इतना बड़ा मुल्क है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग रखता है, वो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन कैसी हुई है और जो इसका कमांडर है, मिलिट्री कमांडर, वो कैसे बिहेव कर रहा है। तो ये रेलेवेंस पाकिस्तान को मिल रही है जी, वो पाकिस्तान उनके सामने नजर आ रहा है। दैट्स व्हाई वो तारीफ करें कि एक इंडिविजुअल कैसे नक्शा बदल देता है एक मुल्क का, और कैसे उसका पावर स्ट्रक्चर और उसकी पावर जो शो केसिंग है उसमें कितनी तब्दीली ले आता है। अब तो लोग जो है वो अपना जो है वो राफेल की बजाय JC के एग्रीमेंट कर रहे हैं सर। जी बिल्कुल, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग जो स्ट्रेटेजिक फायदा इसके विनर अगर जेन्युइनली देखा जाए ना इस पूरी जंग का, तो वो चाइना है जी। और पाकिस्तान जो है उसने इसमें अहम रोल अदा किया है जी। और चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ये हमारी कलेक्टिव जीत थी, और आगे भी चल के आप देखेंगे कि हमारे चैलेंजेस कलेक्टिव ही होंगे। ऑफ कोर्स रीजन में एक स्पेशल एनवायरनमेंट चल रही है, लेकिन फिर भी चाइना के साथ जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ए की पार्टनरशिप। बिल्कुल ठीक है सर। पाक चीन दोस्ती जो है वो दुनिया ने देखी कि किस तरह पाकिस्तान जो है वो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और पाकिस्तान ने ये किस तरह जंग जीती। जनरल जाहिद बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।